हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा। इंडियन एक्सप्रेस 4 अगस्त 2022। तो फुल न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। देखो, आज के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ताइवान बिटवीन यूएस और चाइना। ताइवान जो है यूएस और चाइना के बीच में आपको देखने को मिलेगा। ताइवान की वजह से यूएस और चाइना के बीच में आपको मेन कन्फ्रंटेशन जो है देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे इंडिया का क्या रोल है और आखिरकार इंडिया को यहाँ पे क्या करना चाहिए। जब चाइना ने तिब्बत को यहाँ पे एनेक्स किया था तब इंडिया ने क्या स्टेटमेंट दी थी। इसके अलावा अगर देखो अभी ताइवान के इशू को रेज नहीं किया गया तो आने वाले समय में मेजर प्रॉब्लम्स जो है हमको देखने को मिलेंगी। पहले ही आज के समय प्रॉब्लम है क्योंकि यूक्रेन पे जब से जो है रशिया ने वॉर डिक्लेयर किया, फूड इमरजेंसी, फूड की शॉर्टेज देखने को मिलेगी। अब ताइवान पे जब अटैक होगा ना, अगर ताइवान पे अटैक हो गया तो सेमीकंडक्टर्स का जो है बहुत ज़्यादा शॉर्टेज देखने को मिलेगा। इसके अलावा दूसरा टॉपिक है पल्सेस इशू। पल्सेस को लेके जो है यहाँ पे कुछ पल्स जो है यहाँ पे कम उगाई जा रही है, कुछ में जो है शिफ्टिंग यहाँ पे हो रही, तो वो भी हम रीजंस देखेंगे। इसके अलावा प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कमांडर होते हैं और आखिरकार ऐसा क्यों है, बाकी देशों में क्या होता है, फ्रांस में आखिरकार क्या है, इंग्लैंड में क्या है। ठीक है, इन सब चीज़ों को जो है हम देखेंगे। आगे बढ़ते हैं भाई। तो क्वेश्चन है आज का कि इंडियन नेशनल फ्लैग के डिजाइनर कौन है। इंडियन नेशनल फ्लैग बहुत ज़्यादा न्यूज़ पे है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात पे भी इस चीज़ को कहा था कि हमको जो है ट्राई कलर जो फ्लैग है वो अपनी डीपी पे लगाना चाहिए। इसके अलावा हम 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो इंडियन नेशनल फ्लैग देखो आज के समय जो इसके डिज़ाइनर है ना वो काफ़ी हद तक न्यूज़ पे है क्योंकि उनकी 2 अगस्त को ही बर्थ एनिवर्सरी रही है। ठीक है, अभी सेलिब्रेट की गई और इनके नाम पे एक पोस्टल स्टैंप भी जो है रिलीज किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने जो तिरंगा उत्सव है वो भी जो है यहाँ पे सेलिब्रेट किया है। तो सही उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में बताना। आगे बढ़ते हैं। इंडियन एक्सप्रेस आपको कुछ इस तरीके का देखने को आज को मिलने वाला है। यहाँ पे देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हमको जो है कमेटी यहाँ पे बनाना चाहिए फ्री बीज के इशू को लेकर। फ्री बीज क्या है, देखो रेवड़ियाँ जो बांटी जा रही थी ना, फ्री में जो यहाँ पे चीज़ें दी जाती हैं, तो उसी के बारे में यहाँ पे बात करी जा रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे इस चीज़ को कहा है। देखो पहले ही हमने फ्रीबीज को लेके कई सारे आर्टिकल्स जो है डिस्कस किए हैं। फ्रीबीज मतलब फ्री में जो लोगों को रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं, साइकिल दे रहे हैं, लैपटॉप्स दे रहे हैं। ठीक है, खैर साइकिल देना तो अच्छी बात है, मेरे हिसाब से साइकिल देना कोई बुरी बात नहीं है। साइकिल से क्या है, हेल्थ भी बचती है, हेल्थ भी अच्छी होती है और पेट्रोल भी बचता है। ठीक है, तो साइकिल जो है एक बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन ये जो लैपटॉप्स वगैरह दिए जाते हैं, टीवीज वगैरह दी जाती हैं, इलेक्शंस में ये भी हुए हैं, टीवीज भी दी गई हैं, तो आखिरकार इसका रीज़न मतलब क्या ज़रूरत है इसकी भाई। फ्री बीज मतलब फ्री में जो लोगों को हमें रेवड़ियाँ दे रहे हैं, फ्री में जो गवर्नमेंट स्कीम दे रही है। मेनली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जैसे कि एजुकेशन है, ये दे सकते हैं, हेल्थ दे सकते हैं भाई, ये कोर चीज़ें हैं। इसके बिना तो इंसान जो है सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसके अलावा जो ये हम जो राशन देते हैं ये भी सही है, फूड भी बिल्कुल सही है कि भाई कई लोग तो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन बाकी चीज़ों का जो है यहाँ पे क्या महत्व है, तो इसी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि एक कमेटी जो है फॉर्म करनी जो कि फ्रीबीज के इशू को जो है यहाँ पे बताएगी। इसके अलावा मेजर जो है सजेस्ट करेगी कि हमको किन किन चीज़ों पे जो है फोकस करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। एडिटोरियल पेज आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। अब देखो ताइवान बिटवीन जाइंट्स, ताइवान जो है यूएस और किसके बीच में फंस चुका है, चाइना के बीच में। ठीक है, इसके अलावा पेलोसी क्वेर्स पिच। अब देखो पेलोसी जो है जो बाइडन के मना करने के बाद भी जो है कहाँ पहुंच गई, ताइवान पहुंच गई। अब देखो अगर आप नैन्सी पेलोसी के हिसाब से देखोगे तो ये बिल्कुल सही भी है, कहीं ये गलत नहीं है। भाई हम डेमोक्रेटिक देश में रह रहे हैं, ठीक है, तो डेमोक्रेसी में हम अगर किसी देश को विजिट कर रहे हैं तो इसमें दिक्कत क्या है, हम बिल्कुल यहाँ पे विजिट कर सकते हैं, डेमोक्रेसी है। अब देखो नैन्सी पेलोसी ने बिल्कुल यहाँ पे सही भी किया। कहीं ना कहीं अमेरिका को अपना पावर दिखाने की जो है ज़रूरत भी थी। चाइना का एग्रेशन जो है दिन ब दिन यहाँ पे बढ़ता जा रहा है और अगर आप हर सेक्टर में देखोगे तो यहाँ पे लद्दाख में भी देखो तो चाइना इंडिया के बीच में कन्फ्रंटेशन बढ़ रहा है। वहीं अगर आप चाइना ताइवान देखोगे तो इश्यूज आपको देखने को मिलेंगे, चाइना जापान के बीच में आपको इश्यूज देखने को मिलेंगे, चाइना फिलीपींस के बीच में इश्यूज देखने को मिलेंगे। ठीक है, चाइना अमेरिका के बीच में आपको इशू देखने को मिलेंगे। तो मेनली आप हर एक एरिया पे देखोगे ना तो आपको चाइना के साथ जो है प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। वहीं तिब्बत, तिब्बत सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है। तिब्बत इंपॉर्टेंट रीजन क्यों हुआ, क्योंकि 1950 में जब इसको कब्जा लिया था तब भारत बिल्कुल चुप था और इसका रिजल्ट ये हुआ 1962 पे जो है हम पे अटैक हो गया। तिब्बत एक तरीके से एक बॉर्डर की तरह जो है यहाँ पे रोल प्ले करता था। अगर उस समय तिब्बत अगर चाइना नहीं कब्जाता या उस समय जो है हमने इस पे आवाज़ उठाई होती तो 1962 का वॉर जो है बिल्कुल यहाँ पे नहीं होता। ठीक है, तो एक बैरियर की तरह जो है तिब्बत यहाँ पे एक्ट करता है। आज समय आप देखो दलाई लामा भाग के आ गए कहाँ पे, भारत में, और भारत ने जो है उनको शरण दी, तो ये हिमाचल प्रदेश में जो है रहते हैं। ठीक है, तो
देखेंगे हम ये जो आर्टिकल है ना, ये दोनों आर्टिकल्स को हम कंटिन्यू करेंगे। इसके अलावा क्रॉप ऑफ लास्ट रिसॉर्ट, तो ये भी जो है हम देखेंगे। आगे बढ़ते हैं भाई, तो ये आप देख सकते हो। सबसे पहले तो आप यहाँ पे मैप देख लो, तो ये है चाइना, ये है ताइवान। यहाँ पे आपको मिलेगा ताइवान स्टेट, और नीचे कहीं आपको जो है यहाँ पे स्पार्टली आइलैंड मिलेगा, ठीक है, और यहाँ पे पार्शियली आइलैंड आपको ऊपर देखने को मिलेगा। अब देखो होता क्या है कि यहाँ पे आपको मिलेगा कहीं फिलीपींस, फिलीपींस ये है ना, तो यहाँ पे आपको मिलेगा फिलीपींस, ठीक है। अब देखो ये फिलीपींस है मिली, फिलीपींस की कैपिटल है मैनीला। अब देखो यहाँ पे होता क्या है कि चाइना अपने बहुत सारे वेपन्स को यहाँ पे डिप्लॉय करके रखा हुआ है, ठीक है। ताइवान को आज समय पूरी तरीके से घेर लिया है, यहाँ पे ये मिलिट्री एक्सरसाइज जो है कर रहे हैं। अब लेकिन देखो अमेरिका ने भी जो है अपना डिप्लॉयमेंट करके रखा हुआ है, अमेरिका ने भी बिल्कुल यहाँ पे अपना डिप्लॉयमेंट जो है करके रखा हुआ है, और ये है जापान। अब देखो होता क्या है कि चाइना जो है ना अपनी डोमिनेंस यहाँ पे बढ़ाने की कोशिश करता है। ये जो आप पूरा एरिया देख रहे हो ना, ये है साउथ चाइना सी, ये जो पूरा एरिया है ना ये वाला, ये साउथ चाइना सी हम कहते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर ताइवान को हड़प लिया, ताइवान को अगर चाइना ने हड़प लिया, तो ये जो पूरा एरिया है ना ये हो जाएगा किसका, चाइना का। और चाइना फ्री जो है बिल्कुल ओशन पे यहाँ पे नजर रख सकता है। अब देखो ये जो पूरा एरिया है ना, यहाँ से बहुत सारी शिप्स जो है आती जाती हैं, जो सऊदी से शिप आती है वो यहीं से जो है जा रही हैं, ठीक है। तो एक तरीके से आपने सुना होगा कि जापान जो है, इंडिया और जापान, मेनली जापान खासकर इंडो पैसिफिक रीजन की यहाँ पे बात करता था कि भैया ये जो पूरे रीजन है ना, इसको जो है हमको क्या करना चाहिए, इसको जो है हमको फ्री छोड़ना चाहिए। भैया कोई भी देश का एयरक्राफ्ट आ जाए, मतलब शिप्स आती जाती रही, कोई दिक्कत ना हो। लेकिन अगर आप देखोगे तो जापान, चाइना जो है जापान को भी यहाँ पे हथियाने की कोशिश करता है, जापान पे भी कभी एग्रेशन दिखाता है। यहाँ पे बहुत सारे आपको आइलैंड देखने को मिलेंगे, इनके बीच में इशूज हैं। यहाँ पे ताइवान पे जो है इशू है। चाइना मेनली जो है पैसिफिक ओशन के लिए ये सब कर रहा है कि उसको बिल्कुल फ्री ओशन जो है यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अब मैप तो आपको समझ में आ गया। अब ये आर्टिकल क्या बोलता है, देखो हुआ क्या है यहाँ पे कि यूएस चाइना के रिलेशन जो है आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे बिगड़ते हुए नजर आएंगे। और ये जो इवेंट हुआ है ना, इसमें एशिया की जो जियो पॉलिटिकल ट्रेजेक्टरी है वो भी जो है उस पर भी काफ़ी इम्पैक्ट जो है पड़ेगा, और ताइवान का फ्यूचर जो है यहाँ पे उस पर जो है काफ़ी खतरा आपको देखने को मिलेगा। अब देखो आज समय नैन्सी पेलोसी जो है कहाँ विजिट किया उनने, जो यूएस की स्पीकर है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की, ये कहाँ पहुँच गई, ये पहुँच गई ताइवान। हमने वीडियो में डिस्कस भी किया, ठीक है। इसके अलावा अब जैसे ये यहाँ पे पहुंची, तो बीजिंग जो है यहाँ पे क्या, चाइना ने क्या किया, अपने मिलिट्री एक्शंस को जो है शुरू कर दिया। और इसके बाद जो कमर्शियल हीट है ताइवान में वो काफ़ी ज़्यादा आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। मतलब चाइना ताइवान के बीच में जो टेंशन है वो राइज होता हुआ नजर आएगा। इसके साथ साथ ये जो है वॉशिंगटन पे भी प्रेशर यहाँ पे रेज कर रहा है। देखो अब मजबूरी बन गई है। देखो पहले तो अगर नैन्सी पेलोसी विजिट नहीं करती ताइवान की, ताइवान के ऊपर अटैक भी हो जाता, तो देश थोड़ा बहुत यहाँ पे क्रिटिसाइज करते अमेरिका को। लेकिन अब जो है यूएस को ताइवान का सपोर्ट करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो दुनिया भर जो है इतना बेकार अमेरिका को ट्रीट करेगी जिसकी कोई भी हद नहीं है। दुनिया जो है अमेरिका से भरोसा खो देगा, ये बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूं। अगर धोखे से भी चाइना ने अटैक कर दिया, अभी तो खैर चाइना नहीं करेगा, तो अमेरिका को भी जो है यहाँ पर रिटेलिएट करना ही होगा और ताइवान का सपोर्ट जो है करना होगा। अब देखो वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच में कई सारी प्रॉब्लम जो हमको देखने को मिल रही है, लेकिन सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है ताइवान का इशू, ठीक है। इसके अलावा जिस तरीके से पेलोसी ने यहाँ पे विजिट कर लिया, तो अब ताइवान का फ्यूचर भी जो है आपको काफ़ी प्रॉब्लमेटिक देखने को मिलेगा। और इससे यूएस चाइना के रिलेशंस, इसके अलावा जो एशिया की जो जियोपॉलिटिकल ट्रैजेक्टरी है उस पर भी जो है हमको फ्यूचर में काफ़ी गहरा संकट जो है देखने को मिल रहा है। मतलब समझ में अभी जो है आने लगा है कि आने वाले समय में कुछ ना कुछ बड़ा जो है बिल्कुल यहाँ पे होगा। अब देखो यूएस और चाइना के जो रिलेशन है 1970s में यहाँ पे काफ़ी हद तक जो है ठीक ठाक हो रहे थे, ठीक है। लेकिन जब से यहाँ पे चाइना ने ये शुरू कर दिया कि ताइवान जो है हमारा पार्ट है, ये जो चाइना का अभिन्न पार्ट है, ये चाइना का ही पार्ट रहा है, हम जो है बिल्कुल इसको नहीं छोड़ सकते। इसके बाद यूएस ने भी जो है अपने जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उनको जो है यहाँ पे ताइवान से करना जो है शुरू कर दिया, ठीक है। तो यूएस के जो चाइना से रिलेशंस है वो भी यहाँ पे तब से खराब होने लगे। और आज समय अगर आप देखोगे तो चाइना यहाँ पे ये कहता है कि हमारी वन चाइना पॉलिसी को जो है बिल्कुल आपको जो है एग्रीगेट करना चाहिए। मतलब वन चाइना पॉलिसी को यहाँ पे जो है आपको फॉर्म करना चाहिए, आपको इसको अपनाना चाहिए, ठीक है। हम जो है ताइवान को बिल्कुल यहाँ पे लेके रहेंगे। लेकिन अमेरिका यहाँ पे ये कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डेमोक्रेसी का ज़माना है तो सब कुछ जो है डेमोक्रेसी के हिसाब से चलेगा, ऐसा नहीं है। आप तो कम्युनिस्ट हो भाई, आप तो बिल्कुल कम्युनिज्म पे यहाँ पे फोकस करते हो, कम्युनिस्ट ही हो आप। आपके यहाँ तो लोगों को फ्रीडम ही नहीं है। आप खुद यहाँ पे अपनी न्यूज़ जो है मतलब पब्लिश नहीं करते, तो आप दूसरों की जो है क्या बात कर रहे हो।
ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो अब जो वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच में जो बायलैटरल रिलेशंस हैं उनमें जो है आपको काफ़ी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। एक समय ऐसा था कि वेस्ट चाइना के रिलेशंस जो है काफ़ी हद तक यहाँ पे सुधर रहे थे, लेकिन आज के समय अगर आप देखोगे तो चाइना जो है अपने वन चाइना प्रिंसिपल पे ही जो है फोकस कर रहा है, और मेनली जिनपिंग जो है उनकी आपको काफ़ी मस्कुलर पॉलिसीज देखने को मिलेगी। ठीक है। ताइवान को लेके इनकी पॉलिसी बिल्कुल यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर है कि हमको क्या करना है भैया, हमको तो ताइवान को हथियाना है। इसके अलावा हांगकांग में जो है ये वायलेशन यहाँ पे करते रहते हैं। ठीक है। वहीं अगर आप ताइवान की बात करोगे तो ताइवान में भी जो है कई सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे स्पीकर को देखोगे नैन्सी पेलोसी को, तो उन्होंने यहाँ पे क्या कहा है मालूम है? उन्होंने यहाँ पे ये कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए भैया, हम तो जो है ताइवान का बिल्कुल यहाँ पे साथ देंगे। अब देखो चाइना जो है, कहीं चाइना में आप देखोगे तो आपको राइट्स बिल्कुल नहीं देखने को मिलेंगे, ह्यूमन्स राइट जो है बिल्कुल यहाँ पे है ही नहीं। चाइना ने क्या किया, ताइवान को कब्जाया, तिब्बत को कब्जाया, जिंगजियांग में आपको उगर मुस्लिम का इशू देखने को मिलेगा जो कि काफी प्रॉब्लमेटिक है। पूरे दुनिया जो है क्रिटिसाइज करती है, हालांकि रशिया, ईरान और पाकिस्तान ये जो है इनके सहपाठी हैं, मतलब ये जो है इनकी क्लास में साथ में पढ़ते हैं, तो ये जो है बिल्कुल यहाँ पे क्या करते हैं, चाइना को सपोर्ट करते हैं। रशिया कहीं ना कहीं किन्हीं बातों पे पीछे हट जाता है कि हाँ यहाँ पे जो है गलत है, लेकिन अगर आप देखो तो पाकिस्तान, ईरान जो अमेरिका के अपोजिशन वाले हैं ना, वो जो है किसको सपोर्ट करते हैं, चाइना को सपोर्ट करते हैं। जैसे अगर आप ईरान देखोगे तो अमेरिका ईरान के बीच में प्रॉब्लम चली रही है। अब देखो जैसे ही नैन्सी पेलोसी ने विजिट किया ताइवान को, उसके बाद जो चाइना है वो बिल्कुल यहाँ पे बढ़ा गया और उसने जो है ताइवान को पूरी तरीके से घेर लिया। लेकिन अब यहाँ पे बात आ रही है कि आखिरकार इंडिया का रोल क्या होगा। क्या इंडिया जो है जिस तरीके से ताइवान का क्राइसिस चल रहा है, तो क्या हम ताइवान को बिल्कुल यहाँ पे भूल जाए? देखो ऐसा नहीं है, भले ही हम जो है ताइवान से काफी दूर हैं, लेकिन हम जो है किसी भी कीमत पे ताइवान के प्रॉब्लम को जो है हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि देखो चाइना हमेशा जो मॉनिटरीज हैं उन पे यहाँ पे अटैक करता है। इसके अलावा देखोगे तो जो टेरिटोरियल क्लेम्स हैं वो भी आपको ताइवान और साउथ चाइना सी में देखने को मिलेंगे। मतलब सिंपली ताइवान तो यहाँ पे ये कहता है कि भैया हम जो है अपना सिंपल जो हमारा एरिया है वो रहने दो, लेकिन चाइना बिल्कुल नहीं कहता। चाइना बिल्कुल यहाँ पे ये कहता है कि भैया ताइवान भी हमारा है, इसके अलावा और भी जो ज़मीन है वो हमारी है। इसके अलावा अगर आप देखो तो इंडिया के साथ भी यही कॉन्फ्लिक्ट है। चाइना की पॉलिसी मैंने आपको बताई थी, चाइना यहाँ पे क्या करता, थोड़ा सा कब्जाएगा फिर रुक जाएगा, फिर जब तक यहाँ पे दूसरी सरकार शांत हो जाएगी फिर जो है वो कब्जाना शुरू कर देगा। ठीक है। तो अगर आप देखो तो ताइवान का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो आज के समय काफ़ी गहराता हुआ आपको देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप यूक्रेन में देखोगे तो यूक्रेन में इंडिया ने जो है अपनी स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं दी, इंडिया जो न्यूट्रल रहा, लेकिन हम किसी भी कीमत पे जो ताइवान का इशू है उसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। और वहीं अगर आप देखोगे तो यूएस जो है डायरेक्टली आज के समय रशिया से फाइट तो नहीं कर रहा, लेकिन कहीं ना कहीं ताइवान की वजह से एक तरफ जो है आपको एलाइज पूरे देखने को मिल जाएंगे। और ये भी हो सकता है कि ताइवान के इशू में लेके जो पूरी दुनिया है वो दो पार्ट्स में जो है डिवाइड हो जाएगी और वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन भी जो है आपको बिल्कुल यहाँ पे देखने को मिल सकती है। ठीक है। तो एक तरफ तो अमेरिका की आर्म्ड फोर्सेज हैं और एक तरफ आपको जो है जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है वो देखने को मिलेगी। ठीक है। वहीं यूएस के जो एलाइज है जैसे जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने भी यहाँ पे कमिट किया है कि बिल्कुल हम जो है ताइवान को सिक्योर करेंगे चाइना के इन्वेजन से। अब देखो इनका अगर आप देखोगे ना तो इनका सोचना भी बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि अगर इनने चाइना ने ताइवान को कब्जा दिया और जापान ने कुछ नहीं बोला, ऑस्ट्रेलिया ने कुछ नहीं बोला, तो दूसरी बारी किसकी होगी? जापान की होगी। फिर ऑस्ट्रेलिया पे भी जो है यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी। तो मेनली जो पैसिफिक ओशन है ना, उस पे भी काफी जो संकट है वो आपको देखने को मिलेगा। और ताइवान जो है टॉप इकोनॉमीज है वर्ल्ड की, 21 रैंक पे ये आता है। ताइवान अपनी मैन्युफैक्चरिंग चिप्स के लिए काफी ज्यादा फेमस, सेमीकंडक्टर के लिए काफी ज्यादा फेमस है। आप देखना कोई आपके पास चीज होगी तो उसमें लिखा भी होगा मेड इन ताइवान। ठीक है। चिप सेट जो है मेड इन ताइवान, मेड इन ताइवान। तो ताइवान जो है एक लीडिंग प्रोड्यूसर है सेमीकंडक्टर चिप्स का, और अगर इस पे कोई प्रॉब्लम आती है ना तो दुनिया भर में आपको जो है सेमीकंडक्टर्स का संकट जो है देखने को मिल जाएगा। क्योंकि चाइना और ताइवान दोनों ही देश जो हैं सबसे ज़्यादा सेमीकंडक्टर्स को डेवलप करते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो ग्लोबली जो है इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भैया जिस तरीके से जो कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे बढ़ता जा रहा है यूएस चाइना का, तो इसमें जो है इंडिया को भी अपनी जो है स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ पे देना चाहिए और इंडिया को जो है ताइवान का बिल्कुल यहाँ पे सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है। वहीं अगर आप देखोगे तो बीजिंग को जो है यहाँ पे 1 से 2 बार सोचना होगा, क्योंकि ताइवान के सामने जो है, ताइवान के साथ जो है यूएस बिल्कुल यहाँ पे खड़ा, अमेरिका तो खड़ा ही है, और इसका परिणाम जो है बहुत ही भीषण होने वाला है। और देखो ऐसा में आप ये यहाँ पे ये लाइन आखिरी वाली जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भैया अगर ताइवान पे अटैक होता है ना तो ये उनके नेबर के लिए भी काफ़ी धमकी है, मतलब काफ़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि देखो अगर चाइना ने इन्वेड कर दिया किसके ऊपर? ताइवान के ऊपर, तो कल को क्या गारंटी है कि चाइना जो है इंडिया के ऊपर इन्वेड नहीं करेगा?
ठीक है। तो मेनली यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भैया हमको जो है जो वीकनेस है उसको जो है यहाँ पे कंपनसेट करना चाहिए और हमको यूनाइटेड स्टेट का जो है यहाँ पे साथ देना चाहिए, जिस तरीके से जो है यहाँ पे ताइवान की मदद जो है लोगों को यहाँ पे करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि पैसिफिक ओशन को बचाना है, अगर सी रूट को पूरा बचाना है तो ताइवान को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। अब देखो दूसरा जो आर्टिकल है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे ये कहा गया कि भाई जिस तरीके से वही नैन्सी पेलोसी यहाँ पे आई, एशिया की जो है ये इन्होंने जो है यहाँ पे ताइवान के बारे में बात करी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1992 में, मतलब जब मेरा बर्थ हुआ था तब नैन्सी पेलोसी जो है यहाँ पे आई थी, मतलब उन्होंने विजिट किया था किसको, ताइवान को। उसके बाद ये अभी आई हैं। हालांकि जो यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडन, उन्होंने जो है यहाँ पे मना किया था कि नहीं बिल्कुल यहाँ पे मत जाओ। ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पे पूरी जो एयरक्राफ्ट कैरियर है अमेरिका ने वो लगा दिए, 24 फाइटर जेट्स जो है इनके साथ यहाँ पे चले, तब जो है यहाँ पे आई हैं। इसके अलावा अगर आप देखो तो जब ये 1992 में आई थी ना, तो यहाँ पे इन्होंने तियानमेन स्क्वायर के बारे में बात करी थी। तो यहाँ पे जो प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट चला था 1989 में, उसके बारे में जो है बात करी गई थी 1992 में जब नैन्सी पेलोसी आई। तियानमेन स्क्वायर में आपको पता है स्टूडेंट को यहाँ पे गोली मार दी गई थी एक एक लाइन से। ठीक है। तो आज के समय चाइना में अगर आप देखो तो आपको बिल्कुल डेमोक्रेसी यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। और इन्होंने यहाँ पे ये भी कहा कि भैया हमको जो है साउथ चाइना सी को यहाँ पे प्रोटेक्ट जो है करना चाहिए, जो आइलैंड यहाँ पे क्लेम्ड कर रहा है चाइना कि ये जो है हमारा है, ये जो है काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है। और देखो चाइना ने अपने काफ़ी एयरक्राफ्ट, एंटी एयरक्राफ्ट जो बैटरीज हैं उनको डिप्लॉय कर दिया। इसके अलावा यूएस ने भी जो है यहाँ पे ये कहा कि भैया हम भी जो है अपने फाइटर जेट्स को यहाँ पे डिप्लॉय कर रहे हैं। तो मेरी दोनों तरफ से जो है आपको बिल्कुल यहाँ पे डिप्लॉयमेंट देखने को मिलेगा। अब देखो समझने वाली बात जो है यहाँ पे ये है कि भैया जिस तरीके से नैन्सी पेलोसी ने यहाँ पे विजिट किया है चाइना को, उसके बाद जो प्रॉब्लम्स है वो यहाँ पे और बढ़ रही हैं। तो कहीं ना कहीं मिलिट्री एक्टिविटीज़ जो है दोनों देश अपनी बिल्कुल यहाँ पे बढ़ा रहे हैं। और ऐसा मोमेंट भी आपको देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं जो अटैक है वो हो सकता है। हालांकि देखो अभी तो बिल्कुल यहाँ पे अटैक नहीं होगा, लेकिन आने वाले समय में आप देखोगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है देखने को मिलेंगी। अब देखो आज के समय दुनिया के सामने सबसे बड़ा टारगेट ये है कि चाइना जिस तरीके से अपना रिस्पॉन्स यहाँ पे बढ़ा रहा है ताइवान को लेके, तो जो सीरियस जो एनालिस्ट हैं वो यहाँ पे ये कहते हैं कि भैया कभी भी चाइना जो है यहाँ पे सरप्राइज अटैक कर सकता है। अभी तो खैर नहीं करेगा, लेकिन आने वाले समय में जो है हमको मेजर अटैक ताइवान पे जो है देखने को मिल सकता है। अब ताइवान भी जो है बिल्कुल यहाँ पे रेडी है। ठीक है। चाइना अमेरिका भी जो है बिल्कुल यूएस के अमेरिका और ताइवान जो है बिल्कुल आपको साथ में देखने को मिलेंगे। और नैन्सी पेलोसी ने जो है बिल्कुल खुल के यहाँ पे कहा है कि भैया हम जो है जो ताइवान है उसका जो है बिल्कुल हम यहाँ पे सपोर्ट करेंगे। अब यूएस देखो तो आज के समय कई सारे ड्रोन अटैक जो है काबुल पे कर रहा है, जिस तरीके से उसने अलकायदा के लीडर को यहाँ पे एलिमिनेट किया। ठीक है। तो यूएस जो है कहीं ना कहीं अपनी क्रेडिबिलिटी जो है बढ़ा रहा है। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखोगे तो ताइवान में आप देखो यूएस और चाइना के बीच में जो है टेंशन हमको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब कहीं ना कहीं हमको इंडो पैसिफिक जो स्ट्रेटजी है उसको जो है एक्सेलरेट करने की ज़रूरत है, उसको सपोर्ट की ज़रूरत है। क्योंकि देखो अगर चाइना का एग्रेशन बढ़ गया ना, तो चाइना के हाथ जो है और मजबूत हो जाएंगे। उसका जो बेसिकली जो एम है, जो गोल है, वो जो है वो अचीव करने में यहाँ पे जो है और आगे ये बढ़ जाएगा। बट यहाँ पे इंडिया की बात करी जा रही है कि इंडिया का क्या, तो इंडिया देखो ऐसा है कि चाइना की पॉलिसी के हम बिल्कुल क्लोज हैं। ठीक है। हम चाइना से कुछ ज़्यादा दूर है नहीं, तो ये ताइवान पे अटैक करता है तो इसका मतलब ये भी है कि कल को जो है हम ये हमारे ऊपर भी अटैक कर सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया जो कि क्वाड के मेंबर्स हैं, उन्होंने जो है ताइवान को यहाँ पे की कंपोनेंट बताया इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी का। लेकिन इंडिया ने जो है यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कहा। तो एक सेंस में अगर आप देखो तो चाइना जो है जिस तरीके से अपना जो एरिया है वो यहाँ पे बढ़ाने की बात कर रहा है, तो इससे अगर आप देखोगे तो पूरी दुनिया में जो है आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। ठीक है। तो मेनली यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भैया ये जो चाइना की पॉलिसी है उसको जो है बिल्कुल यहाँ पे रोकना चाहिए। ये अपने पूरे नेबरहुड को जो है परेशान कर रहा है और अपने नेबरहुड को जो है यहाँ पे क्या कर रहा है, एक्सलेट करने की जो है कोशिश कर रहा है। और देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे अगर प्रॉब्लम क्रिएट होती है ना, तो इसमें सबसे बड़ा संकट जो है आपको सेमीकंडक्टर्स का देखने को मिलेगा। क्योंकि चाइना की जो हाईटेक इंडस्ट्रीज है वो क्या करती हैं, एक्सपोर्ट करती हैं किसको, सेमीकंडक्टर को। इसके अलावा ताइवान की भी जो काफ़ी सारी फर्म्स हैं वो सेमीकंडक्टर्स का जो है यहाँ पे मैन्युफैक्चर करती हैं। और ये वर्ल्ड लीडर्स आपको देखने को मिलेंगे। मतलब पूरी दुनिया चिप्स पे किस पे डिपेंडेंट है, चाइना पे डिपेंडेंट है और किस पे डिपेंडेंट है, ताइवान पे डिपेंडेंट है। अगर यहाँ पे कुछ भी होता है ना, तो सब के सब देश जो है उनको जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो मिलना जो है बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएंगे। लेकिन देखो इंडिया ने अपना इनिशिएटिव जो है बिल्कुल यहाँ पे शुरू किया है। इंडिया ने खुद के सेमीकंडक्टर्स को जो है डेवलप करना शुरू कर रहा है। लास्ट है क्रॉप्स ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। अब देखो पल्सेस की यहाँ पे बात करी जा रही है, तो
बेसिकली यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो पल्सेस हैं उनको जो है ऑर्फन क्रॉप्स कहा जाता है। सिर्फ इसलिए नहीं कहते कि ये सबसे ज़्यादा जो है ग्रो होती हैं मार्जिनल लैंड पे, लेकिन इसके अलावा इसमें जो है आपको मॉइस्चर स्ट्रेस भी जो है देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम बात करें, फार्मर जो है आज समय क्या कर रहे हैं, जो हाई यील्ड क्रॉप्स होती हैं उसकी तरफ जो है ज़्यादा यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं। जैसे ही वो देखते हैं कि हमारे पास इरीगेशन की फैसिलिटी ज़्यादा है, तो जो हाई यील्डिंग क्रॉप्स हैं उन पे जो है यहाँ पे ये शिफ्ट हो जाते हैं। अगर रेन अच्छी है तो भी जो है ये हाई यील्डिंग क्रॉप्स पे जो है शिफ्ट हो जाते हैं। वहीं अगर हम करंट खरीफ सीजन देखते हैं जून का, तो वहाँ पे हमको सरप्लस रेनफॉल जो है देखने को मिल रही है साउथ पेनिनसुला में, सेंट्रल और नॉर्थ वेस्ट में। अब इंडिया में अगर आप देखोगे तो पल्सेस का जो सोन है जुलाई 29 में, ये करीब 2.9% जो है हमको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम इसको सेम पीरियड्स पे देखेंगे तो वो हमको जो है कम देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर मेन खरीफ पल्स की हम बात करें, जैसे अरहर है, वो उनका जो सोइंग है वो 13.5% जो है हमको कम यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मूंग जैसे ग्रीन ग्राम है, इसके अलावा उड़द जिसको हम ब्लैक दाल कहते हैं, इनका जो मतलब सोइंग है वो यहाँ पे बढ़ रही है। लेकिन बाकी जो दाल है उनका जो सोइंग है वो कम होता हुआ हमको नजर आ रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे पल्सेस जो है ये शॉर्ट ड्यूरेशन में जो है उगाई जाती है। कुछ पल्सेस ऐसी होती है जो शॉर्ट ड्यूरेशन में मतलब यहाँ पे प्रोडक्शन हो जाता है, जैसे 60 से 90 दिन में। लेकिन अगर आप अरहर देखोगे तो इसमें 160 से लेकर 180 दिन लगते हैं। फार्मर यहाँ पे ये कह रहे हैं कि दो मेजर पल्सेस जो है मेनली महाराष्ट्र और कर्नाटका में जो है ग्रोन होती है। मेनली दो ही ये स्टेट है जहाँ पे ये जो है इनका प्रोडक्शन होता है। ठीक है, इसके अलावा बेसिकली अरहर एरिया को जो है यहाँ पे सोयाबीन और कॉटन की तरफ जो है यहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाता है। अब प्राइमरी ड्राइवर अगर देखोगे तो यहाँ पे प्राइसेस हैं। ठीक है, सोयाबीन जो है यहाँ पे रफली 50% जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस से यहाँ पे मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं अरहर में आप देखोगे तो 90 से 100 दिन जो है लगते हैं इसका मैच्योरिटी टाइम के लिए। कॉटन प्राइसेस जो है आपको रिकॉर्ड 12 से 13 हज़ार जो है पर क्विंटल देखने को मिलेंगे मार्च अप्रैल में। ठीक है, वहीं अगर हम अभी देखते हैं तो ये करीब 9,000 से 10,000 देखने को मिल रही हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो प्राइसेस का भी जो है काफ़ी ज़्यादा इशू आपको देखने को मिलेगा। अब देखो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भैया दाल में जो है काफ़ी अच्छा वैल्यूएबल प्रोटीन सोर्स होता है, और इंडिया के लिए अगर आप देखोगे तो डाइट और वेजिटेरियन में आपको दाल जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो है रोल देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं आप देखो तो ये क्या कर रहा है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको भी यहाँ पे क्या कर रहा है, पूरा एब्जॉर्ब जो है कर लेता है। ठीक है, तो मेनली यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि भैया सरकार को जो है यहाँ पे इस तरीके से चीज़ों को जो है फॉर्म करना चाहिए, इस तरीके की जो स्कीम है वो यहाँ पे लाना चाहिए कि जो छोटे किसान है वो दाल पे जो है ज़्यादा यहाँ पे फोकस करें। ठीक है, अब देखो दाल पे फोकस कब करेंगे, जब इनके पास इरिगेशन होगा। इरिगेशन के साथ साथ यहाँ पे क्या होना चाहिए, वाटर रिसोर्सेज होना चाहिए। इसके अलावा एमएसपी प्राइस भी यहाँ पे अच्छी होना चाहिए, रेनफॉल भी यहाँ पे अच्छी होनी चाहिए। तो ये जो है क्या होगा, ये किस तरफ फोकस होंगे, दाल की तरफ जो है फोकस होंगे और दाल की तरफ जो है यहाँ पे फोकस होंगे। लेकिन अगर आप देखोगे तो एमएसपी प्रोक्योरमेंट जो है पल्सेस का, वो जो है आपको इनएडिक्वेट देखने को मिलेगा आज के समय। तो अरहर, उड़द, मूंग, ये सब जो दाल है इनको जो है जीरो ड्यूटी यहाँ पे कर देना चाहिए। इंटरनेशनल मार्केट में आप देखोगे तो ये जीरो ड्यूटी है, मतलब इन पे जो भी आता है ना, अगर हम इम्पोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट हम करते हैं तो इसमें जो है जीरो ड्यूटी आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि भी इस पॉलिसीज को यहाँ पे फ्रेम करना चाहिए जो फार्मर को एनकरेज करे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा राइस जो है यहाँ पे क्या करें, उगाएं। और वीट, शुगर केन, ये सब जो क्रॉप्स आप देखोगे तो इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा वाटर जो है और केमिकल फर्टिलाइजर जो है हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो पल्सेस में आप देखोगे तो पानी जो है कम लगता है, रेनफॉल अगर कम भी हुई तो चल जाएगा। लेकिन अगर आप देखोगे तो वीट, शुगर केन, राइस, इनमें जो है पानी की ज़्यादा मात्रा जो है देखने को मिलती है। लेकिन फिर भी आप देखोगे कि लोग जो है इसकी तरफ ज़्यादा शिफ्ट होते हैं। तो आर्टिकल यहाँ पे ये कह रहा है कि भैया हमको दाल की तरफ जो है ज़्यादा शिफ्ट होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे प्रेसिडेंसी फाउंडिंग मूवमेंट यहाँ पे बताया जा रहा है, भाई प्रेसिडेंट के बारे में जो है बात करी जा रही है। इस आर्टिकल्स को जो है हम देखते हैं यहाँ पे क्या बोलता है। भाई देखो सिंपली यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि देखो पार्लियामेंट में अगर हम देखें तो सुप्रीम कमांडर का जो रोल है आर्म्ड फोर्सेस का, वो हमको किसको देखने को मिलता है, प्रेसिडेंट को देखने को मिलता है। ठीक है, आर्टिकल 53 जो है कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पे ये कहता है एग्जीक्यूटिव पावर जो है यूनियन की, ये जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंडर में हमको देखने को मिलती है। इसके अलावा 53(2) जो है यहाँ पे ये कहता है कि भैया यहाँ पे जो प्रोविजन है वो ये कहता है कि भैया डिफेंस फोर्सेस का जो पूरा होल्ड है वो सिर्फ और सिर्फ आपको जो है प्रेसिडेंट के अंडर में देखने को मिलेगा लॉ के हिसाब से। अब वहीं आर्टिकल 74 है, ये कहता है कि भैया प्रेसिडेंट जो है अपने जो पावर से उसको यहाँ पे एक्सरसाइज कर सकता है, लेकिन किसकी एडवाइस पे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। मतलब सुप्रीम हेड यहाँ पे कौन है, प्रेसिडेंट तो है, लेकिन प्रेसिडेंट के पास पावर भी जब है जब उसको प्रेसिडेंट जो है, प्राइम मिनिस्टर जो है यहाँ पे असिस्ट करेगी, हाँ भाई अब जो है अटैक कर दो, तब जो है वो यहाँ पे कमांड देगा कि अटैक जो है शुरू कर दो। ठीक है, तो ये चीज़ जो है यहाँ पे कही जा रही है। अब देखो अगर आप यहाँ पे एक चीज़ देखोगे तो यहाँ पे दूसरे देशों की बात करी जा रही है। देखो सिंपली हमने जो है कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे बोरो किया है किससे,
यूके के कॉन्स्टिट्यूशन के। तो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे क्या कहता है कि भैया जो मोनार्च होगा वो राजा होगा और प्राइम मिनिस्टर जो है उसी की एडवाइस पे यहाँ पे काम करेगा, मतलब प्राइम मिनिस्टर जो है एडवाइस देगा किसको, मोनार्च को। तो हमने पूरा का पूरा जो है ब्रिटिश जो कॉन्स्टिट्यूशनल है उससे यहाँ पे ले लिया है, ठीक है, उसी के हिसाब से जो है हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप देखोगे तो क्या इस चीज़ पे कभी डिबेट उठी है, तो हाँ डिबेट यहाँ पे उठी है। पहले जो है यहाँ पे मतलब उतना यहाँ पे भारत के जो लॉ मेकर्स थे उन्होंने यहाँ पे इस चीज़ पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं किया कि यार ऐसा होना चाहिए, नहीं प्रेसिडेंट के पास जो है क्यों पे आप पे पावर है, ठीक है। वहीं अगर आप अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में देखोगे तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन भी यहाँ पे यह कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है जो प्रेसिडेंट है उन्हीं के पास जो है पूरी पावर यहाँ पे देखने को मिलेगी। वहीं अगर आप अमेरिकन और फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम्स को देखते हो तो सुप्रीम कमांड जो है यहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस का ये भी प्रेसिडेंट के पास आपको देखने को मिलेगा। और देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, दोनों की कंट्रीज में जो है आपको जो एग्जीक्यूटिव पावर जो है प्रेसिडेंट के पास ही देखने को मिलेगी। वही अगर हम चाइना की बात करें तो 1949 में आप देखोगे तो यहाँ पे चाइना जो है यहाँ पे यही कहता है, चाइना में 1925 में एक सेंट्रल मिलिट्री जो है रही है, ठीक है। तो उस समय से जो है यहाँ पे क्या चल रहा है, सेंट्रल मिलिट्री कमीशन यहाँ पे फॉर्म किया गया, तो ये जो है पूरी तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है और वही जो है यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो चाइना में जो है आपको कम्युनिस्ट पार्टी देखने को मिलेगी। अब चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी है तो वहाँ पे कुछ होता ही नहीं है, ठीक है, वो जो है पूरा जो कम्युनिस्ट पार्टी है वही यहाँ पे रूल करती रहती है। भाई अगर हम बात करें पाकिस्तान की तो यहाँ पे आर्टिकल 243(1) है, इसको जो अमेंड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में 18th अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 2010 में। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भैया जो भी चीज़ है सुप्रीम कमांडर कौन होगा आर्म्ड फोर्सेस का, ये जो है प्रेसिडेंट यहाँ पे होगा, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, पाकिस्तान में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वहाँ की आर्मी है। वहाँ की आर्मी जो है कुछ भी यहाँ पे करती रहती है, वहाँ पे जो है कॉन्स्टिट्यूशन का कोई रोल आपको देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो मेनली यहाँ पे यही कहा जा रहा है, आखिरी में जो राइटर है उन्होंने यहाँ पे इसी चीज़ को कहा है कि भैया अगर आप प्रॉपर तरीके से देखोगे तो सभी देशों में जो प्रेसिडेंट हैं उन्हीं के पास जो है हमको पावर देखने को मिलती है, ठीक है। तो कंक्लूजन यहाँ पे यही निकलता है। तो एट लास्ट आई होप कि आपको जो है इस वीडियो में काफी कुछ जानने को मिला होगा। 4 अगस्त 2022 इंडियन एक्सप्रेस जो हमने डिस्कस किया है, जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बिल्कुल देखना। एट लास्ट आई होप कि आपको जो इस वीडियो में काफी कुछ जानने को मिला होगा। सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।